हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइंस के ऊपर। इससे पहले मैंने ओबीजी की वीडियो पोस्ट करी थी जो कि फीटल स्कल के ऊपर थी, और आगे भी वीडियोस पोस्ट होंगी, रेगुलर वीडियोस पोस्ट होंगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। सो वाइटल साइंस क्या होते हैं? वाइटल साइंस को अदर नाम से जाना जाता है, कार्डिनल साइन के नाम से। और ये जो वाइटल साइंस होते हैं ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? हमारी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन चेक करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, किसी पेशेंट का फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ असेसमेंट करने के लिए, इसलिए हमारे वाइटल साइंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाइटल साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। वाइटल साइंस आर द बेसिक साइन, एक बेसिक साइन है, बहुत कॉमन साइन है जो क्लिनिकली और प्रैक्टिकली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर पर्सन हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले क्या लेते हैं? वाइटल साइंस लेते हैं। तो बेसिक साइन है विच आर हेल्प इन असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ हेल्थ इन अ क्लाइंट में उसका फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी से रिलेटेड और साइकोलॉजिकल यानी कि माइंड से रिलेटेड जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? वाइटल साइंस लेते हैं। अब वाइटल साइंस के टाइप्स कितने होते हैं? तो 4 टाइप होते हैं वाइटल साइंस के। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। इसके साथ हमने अब न्यूली ऐड हुआ है पेन। फिफ्थ वाइटल साइन न्यूली ऐड हुआ है पेन। नेक्स्ट आता है, वैसे तो हम ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो भी हम हॉस्पिटल में जाते ही चेक करते हैं। जैसे वाइटल साइंस चेक करते हैं, वैसे ही हम जाते ही क्या चेक करते हैं? ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं जाते ही पेशेंट का। तो माना तो वाइटल साइन ही जाता है, लेकिन वो कंसिडर नहीं होता वाइटल साइन के अंदर, वो ट्रेडिशनल वाइटल साइन माना जाता है। और हमारी नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी होती है? 95 से 100% अगर पेशेंट में आ रही है तो वो नॉर्मल है। अगर 93, 94 ऐसे आ रही है तो यानी कि थोड़ा बहुत माइनर उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन में डाउन जा रहा है। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइंस असेसमेंट इन अ न्यूबॉर्न में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ये 4 ऑप्शन है। पहले पल्स चेक करेंगे, रेस्पिरेशन या टेम्परेचर। पहले रेस्पिरेशन, पल्स या टेम्परेचर ये 4 ऑप्शन है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले तो आप कमेंट्स करना, उसके बाद अभी मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। पहले रेस्पिरेशन चेक करते हैं बच्चों में, फिर पल्स चेक करते हैं, फिर टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन, पल्स एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा वाइटल साइन स्टार्ट होता है। रेस्पिरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो कि मोस्टली लोगों को रेस्पिरेशन चेक करना नहीं आता। कैसे चेक करते हैं तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे चेक करना है। और इसके अंदर टर्म्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, जैसे कुशमल्स रेस्पिरेशन। बहुत ईजी वे में हम उसको कवर करेंगे। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड अब है ना कुछ टर्म्स आती हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, जो कि बहुत कॉमन टर्म्स हैं, उनके बारे में भी किसी को पता नहीं होता है। जो न्यूली वो कर रहे हैं, नर्सिंग स्टार्ट हुई है जिनकी, उनको बेसिकली नहीं पता होता है कि वेंटिलेशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, परफ्यूजन क्या होता है। तो हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगी। रेस्पिरेशन में ही आगे काम आएगी और चीज़ें पढ़ने के लिए, जैसे कुशमल्स रेस्पिरेशन वगैरह। तो सबसे पहले आता है वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन होता है कितने हम एयर को इन कर पा रहे हैं और आउट कर पा रहे हैं। नॉर्मल पैटर्न में हम इन कर पा रहे हैं और आउट कर पा रहे हैं, आराम से हम सांस ले पा रहे हैं और सांस छोड़ पा रहे हैं, तो उसी को हम वेंटिलेशन बोलते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन क्या होता है? वेंटिलेशन की डेफिनेशन भी लिख रखी है, मूवमेंट ऑफ गैसेज इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख रखा है एक नॉर्मल पर्सन है जो कि एयर को इन एंड आउट करता है, तो नॉर्मल पैटर्न में उसको हम क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन बोलते हैं, नॉर्मल पैटर्न में कर पा रहा है। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है कि डिफ्यूजन जो होता है नॉर्मल, हम जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं या और कोई सब्जेक्ट में डिफ्यूजन आता है तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, कहाँ से कहाँ, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूवमेंट होता है, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर डिफ्यूजन क्या है, कैसे होगा हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन? मान लो ये हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज होती हैं, एल्वियोलाइज में हमारी गैसेज एक्सचेंज होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन एल्वियोलाइज से हमारी ब्लड में जाती है, और हमारा CO2 ब्लड से कहाँ जाता है? एल्वियोलाइज में, एंड देन बाहर चला जाता है। तो इस एक्सचेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ जा रहा है, CO2 ब्लड से यहाँ जा रहा है एल्वियोलाइज में, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है,
अब एक टर्म आती है जिसका नाम है परफ्यूजन। तो परफ्यूजन हम किसे बोलते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि किडनी को है ना ब्लड सप्लाई कम मिल रही है, किडनी जो है उसको ब्लड सप्लाई कम मिल रही है क्योंकि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजनेटेड चेंज होता है, डीऑक्सीजनेटेड चेंज, ऐसे मतलब ये चेंज होते रहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन हमारी ब्लड सप्लाई के थ्रू ही हमारी बॉडी पार्ट में जाती है। तो किडनी को अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी से कम हो जाएगा और वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, नेक्रोसिस होने लग जाएगा। नेक्रोसिस मीन्स वहाँ पे मतलब वहाँ की सेल्स जो हैं वो डेड होने लग जाएंगी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हमारी सेल्स को नीड होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की, जो कि नहीं मिल पाएगी तो डेड हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी भी बॉडी पार्ट का किसी भी सर्कुलेशन में अगर मतलब ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती है तो यानी कि उसका क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा उस पार्ट का। तो उसी को हम बोलते हैं परफ्यूजन, यानी कि ऑक्सीजन हमें कम मिल पाना। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में हम परफ्यूजन को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल में तो हम ये बोलेंगे कि हमें ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, और नॉर्मल में ये बोलेंगे कि हमें ऑक्सीजन और CO2 ब्लड से प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है। यानी कि ब्लड से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी में वो चाहे किडनी हो, चाहे लंग्स हो, चाहे और कोई पार्ट हो, हर पार्ट में क्या जा रहा है, प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है ऑक्सीजन एंड CO2 का। उसी को हम क्या बोलते हैं, परफ्यूजन बोलते हैं। अब आता है रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर्स कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट, तो हमारे ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन्स में कहाँ, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स में। ये मान के चलो ये हमारा ब्रेन है, क्या है, ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या है, ये वाला जो सबसे बड़ा पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। ये वाला जो पार्ट होता है ये मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन बोलते हैं इसको। और ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पोन्स, और यहाँ होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, तो इन पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, हमारे रेगुलेटरी सेंटर्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन के रेगुलेटरी सेंटर्स जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होती है। यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है रेस्पिरेशन। वो सारा था नॉर्मल जो टर्म्स जो नहीं पता होती, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारा कितना होता है, एक नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन। अब कंडीशन आती है टैकीकार्डिया। अगर टैकीकार्डिया हो जाए, टैकीपीनिया, कार्डिया हम किस हार्ट से रिलेटेड यूज़ होता है, टैकीपीनिया, पीनिया हो जाए तो क्या होगा, ब्रीदिंग, पीनिया से रिलेटेड ब्रीदिंग। ठीक है, और अगर कार्डिया आ जाए, टैकीकार्डिया, तो वो किससे रिलेटेड होगा, हार्ट रेट से रिलेटेड होगा वो। तो टैकीपीनिया ब्रीदिंग से रिलेटेड है, तो ब्रीदिंग मोर देन 24 पर मिनट, ब्रीदिंग मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट। अगर 24 से, क्योंकि 20 नॉर्मल होता है, और 24 से ज़्यादा आए तो कितना क्या हो रहा है, टैकीपीनिया हो रहा है। और ब्रेडीपीनिया क्या होता है, ब्रीदिंग लेस देन 10 मिनट, 10 मिनट, 12 क्योंकि नॉर्मल माना जाता है तो 10 से कम होगा तो ब्रेडीपीनिया। ब्रेडी हमेशा कम के लिए यूज़ होता है, टैकी हमेशा, टैकी मतलब ज़्यादा, टैकी हमेशा मोर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल न्यूबॉर्न में, क्योंकि हमने तो एडल्ट का रेस्पिरेशन पढ़ा है नॉर्मल, अब न्यूबॉर्न का देखेंगे। नॉर्मल न्यूबॉर्न का कितना होगा, न्यूबॉर्न जब बिल्कुल बच्चा बर्थ लेता है और 28 डेज़ तक उसको न्यूबॉर्न माना जाता है। अर्ली न्यूबॉर्न और लेट न्यूबॉर्न वो पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे, तो 28 डेज़ तक न्यूबॉर्न माना जाता है। तो 35 से 40 बीट्स पर मिनट देखने को मिलेगा न्यूबॉर्न में, 35 से 45 बीट्स पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट, सॉरी। नॉर्मल इन्फेंट में, अब न्यूबॉर्न के बाद इन्फेंट होएगा, यानी कि एक साल जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद उसको इन्फेंट बोलते हैं। 1 साल से 3 साल तक उसको इन्फेंट बोलेंगे। तो इन्फेंट क्या होगा, 30 से 50 ब्रीथ पर मिनट, 30 से 50 ब्रीथ पर मिनट। बीट नहीं करता, ब्रीथ करते हैं हम, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं हम, बीट नहीं करते। बीट तो होता है हम पल्स ले रहे हैं तो उसको हम बीट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम बीट सुन रहे हैं, पल्स लेते हैं तो बीट सुनते हैं, लेकिन इसमें हम ब्रीथ ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ब्रीथ पर मिनट। तो इन्फेंट में 30 to 50, थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है इन्फेंट में। फिर आता है टोडलर्स, 3 से 6 साल के बच्चे को हम टोडलर बोलते हैं, या 3 साल तक के बच्चे को, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है इसका, तो टोडलर बोलते हैं इसको। तो टोडलर, हाँ टोडलर इसी को बोलते हैं, 3 से 6 साल तक के बच्चे को। तो उनमें कितना देखने को मिलता है, 25 से 32, यानी कि 30 लगा के चलो, 25 से 30 ब्रीथ पर मिनट। और चाइल्ड में कितना, फिर उससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा तो चाइल्ड में कितना देखने को मिलेगा, 20 से 30
20 से 30 बीट्स पर मिनट। और एडोलेसेंट में कितना देखने को मिलेगा, 16 से 20, और एडल्ट में 12 से 20। ठीक है, तो ये होता है हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन के वो चार्ट। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन चाइल्ड। चाइल्ड का पूछ लेंगे, न्यू बॉर्न का पूछ लेंगे, किसी का ही पूछ लेंगे। तो हमने पढ़ लिया इतना होता है 20 से 30। इसमें रेंज भी दे देंगे कि 25 मतलब ब्रीथ पर मिनट है, तो वो किसका है, चाइल्ड का है, किसका है वो, तो किसका होगा, वो चाइल्ड का ही होगा। तो 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट ये चाइल्ड का होता है। ठीक है, अब कुछ न्यू वर्ड्स आते हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम और दूसरा वर्ड होगा डेप्थ से रिलेटेड। तो ये चीज़ें है ना आगे जो हम पढ़ेंगे ना, कुसमल्स रेस्पिरेशन और उन चीज़ों में इंपॉर्टेंट होंगी बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सेल। इनहेल करते हैं हम जितना और एक्सेल करते हैं बाय अ क्लाइंट ड्यूरिंग वन ब्रीथ। एक ब्रीथ में हम कितनी एयर को अंदर ले रहे हैं और कितनी एयर को बाहर निकाल रहे हैं, सिर्फ एक ब्रीथ में, सिर्फ एक बार सांस ले रहे हैं तो कितनी एयर इन कर रहे हैं, कितनी एयर आउट कर रहे हैं। तो एयर कितनी, एयर में हर चीज़ आ जाएगी एयर के अंदर, क्योंकि एयर के अंदर हम हर चीज़ लेंगे। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 भी थोड़ा बहुत अमाउंट में जाता है और नाइट्रोजन भी जाता है। ठीक है, अगर हम एयर इन करते हैं और आउट करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनहेल करते हैं तो 500 ml और एक्सेल करते हैं तो वो भी 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम हमारी कितनी होगी, 500 ml। कितनी होती है टोटल, 500 ml होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। अगर हम इनहेल करेंगे वो भी इतना ही करेंगे और एक्सेल करेंगे एयर को वो भी उतना ही करेंगे। अब आता है डेप्थ से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें डीप रेस्पिरेशन। हम लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस सब लेके देखना, अपनी लंबी सांस लेंगे ना तो हम मतलब कि ज़्यादा एयर को इनहेल करेंगे। अगर हम नॉर्मल ले रहे हैं तो हम नॉर्मल अमाउंट में इनहेल एक्सेल कर रहे हैं तो 500 ml लेते हैं, लेकिन लंबी सांस लेंगे तो हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करेंगे, 500 ml से ज़्यादा इनहेल करेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं डीप रेस्पिरेशन। डीप रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हमारी जो टाइडल वॉल्यूम है, जो हमारी टाइडल वॉल्यूम सभी को पता चल गया कि इनहेल एंड एक्सेल एक ब्रीथ में, क्लाइंट की एक ब्रीथ में हम कितनी एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं। तो हमारी जो टाइडल वॉल्यूम है ना, हम जो इनहेल करते हैं एक्सेल करते हैं, इनहेल जो हम करते हैं वो कितना करते हैं, ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा करते हैं, क्या इनहेल करते हैं। तो 500 ml से ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम की अमाउंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीप रेस्पिरेशन। व्हेन टाइडल वॉल्यूम इज़ मोर देन 500 ml इज़ नोन एज डीप रेस्पिरेशन। सीन इन कौन से पेशेंट में, ओपोइड ड्रग पॉइजनिंग के पेशेंट में देखने को ज़्यादा मिलता है ये। अब उसी का अपोजिट आता है सैलो रेस्पिरेशन। सैलो रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हेन टाइडल वॉल्यूम इज़ लेस देन 500 ml। जब हम मतलब कि सांस बिल्कुल आराम से ले रहे हैं, जब भी हम रिलीव कर दे रहे हैं, बिल्कुल आराम से लिए, थोड़ी बहुत एयर गई हमारे अंदर और बिल्कुल जब भी रिलीव कर दिया, आराम से लिया और जब भी रिलीव कर दिया, तो वो कंडीशन है सैलो रेस्पिरेशन की, जिसमें हम टाइडल वॉल्यूम जो एयर जा रही है हमारे अंदर वो कितनी जा रही है, 500 ml से कम जा रही है। और ये मोस्टली सीन होता है फीवर के अंदर। ठीक है, अब आता है कुछ मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी अभी तक हमने पढ़ी है उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म आती है यूपीनिया। यूपीनिया का मतलब क्या होता है, यूपीनिया EU जहाँ पे भी लग जाए ना, दैट मीन, सॉरी गाइस थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी फ़ोन में तो इस वजह से वीडियो ऑफ हो गई थी। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सम मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पहले पढ़ी हैं उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम पढ़ेंगे वो देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले आता है यूपीनिया। यूपीनिया जहाँ पे भी यूपीनिया आ जाए ना, जहाँ पे भी यू, वो दैट मीन्स वो नॉर्मल कंडीशन है, और ए जहाँ पे भी आ जाए वो एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, डिस जहाँ पे भी आ जाए डिस, तो वो क्या कंडीशन है, डिफ़िकल्टी वाली कंडीशन है। ठीक है, जहाँ पे भी डिस आ जाए वो डिफ़िकल्टी वाली कंडीशन है। नेक्स्ट अपना आता है यूपीनिया। यूपीनिया क्या होता है, नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का पैटर्न जो होता है वो नॉर्मल हो या फिर रेस्पिरेशन का। और दो कंडीशन आती है इसके अंदर जो नॉर्मल इंडिकेट करती है, एक तो टाइडल वॉल्यूम, हम जो एयर ले रहे हैं वो 500 ml ले रहे हैं, और दूसरा हम जो ब्रीद कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वो 1 मिनट में कितनी बार ले रहे हैं, 12 से 20 बार ले रहे हैं, तो दैट मीन्स वो नॉर्मल है। ठीक है, अब आता है एक टर्म आती है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ एयर इनटू लंग्स, लंग्स में एयर को लेना। 500 ml लेते हैं, वो कितने सेकंड में लेते हैं हम, 1 से 1.5 सेकंड में हम इनहेल करते हैं, और एक्सेल कितने सेकंड लेते हैं, एक्सेल करने में 2 से 3 सेकंड एक्सेल करने में लेते हैं हम। और एक्सेल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर आउट फ्रॉम द आउट टू द एनवायरनमेंट, लंग्स से बाहर निकालना। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कुसमल्स रेस्पिरेशन। कुसमल्स रेस्पिरेशन क्या होती है, जब हम है ना डीप रेस्पिरेशन करें, यानी जो हमारी डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाए और हमारा रेट इंक्रीज़ हो जाए। रेट मतलब कि जो हमारी रेस्पिरेशन हम 1 मिनट में मतलब 12 से 20 बार ले रहे थे ना, वो हम 24 बार लें या 20 से ज़्यादा लें, तो वो कंडीशन होती है क्या, हमारी कुसमल्स रेस्पिरेशन। डेप्थ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होना, दैट मीन्स हम जो टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं ना, ऐसे लंबी सांस लेंगे तो एयर कितनी लेंगे, ज़्यादा लेंगे, डेप्थ बढ़ गई हमारी, लंबी सांस ले रहे हैं तो डेप्थ बढ़ गई, यानी डेप्थ इंक्रीज़ हो जाती है। और जो रेट होता है, रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, रेट भी बढ़ जाता है। ज़्यादा बार जल्दी जल्दी लेते हैं और ज़्यादा लेते हैं, तो डेप्थ भी इंक्रीज़ हो गई और रेट भी इंक्रीज़ हो गया। 1 मिनट में बहुत बार ले रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या होगी, कुसमल्स रेस्पिरेशन की होगी। और जो कुसमल्स रेस्पिरेशन होता है, सीन होता है इन कुछ कंडीशंस में, जैसे कि ये कंडीशंस हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे तो अलग अलग डिजीज़ कंडीशन में हमें कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला था कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस में यूरीमिया में सैलिसाइड, कुछ जो याद हो जाए ना वो ठीक है, कुछ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डेफिनेशन आनी चाहिए कुसमल्स रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो सैलिसिलेट पॉइजनिंग में, सैलिसिलेट की पॉइजनिंग का मतलब एस्पिरिन, जो एस्पिरिन होती है वो ज़्यादा अमाउंट में ओवरडोज दे दी उसकी, तो उससे पॉइजनिंग होगी, तो उससे हमें कुसमल्स रेस्पिरेशन, यानी कि हमें डीप ब्रीथ लेंगे और जल्दी जल्दी लेंगे, तो वो देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड पॉइजनिंग में, मिथेनॉल पॉइजनिंग में, मिथेनॉल एक तरह की हार्मफुल शराब होती है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और टर्म देखने को मिलेगी, चिन स्टॉक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से रिलेटेड ही। तो चिन स्टॉक रेस्पिरेशन में क्या होता है, चिन स्टॉक रेस्पिरेशन में होता है, हम टाइडल वॉल्यूम पहले तो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, 0 से हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। एक पैटर्न बताती हूँ चिन स्टॉक वॉल्यूम को याद करने का। जैसे टाइडल वॉल्यूम है हमारी, टाइडल वॉल्यूम यानी कि एयर को कितना ले रहे हैं हम, 500 ml नॉर्मल होती है, तो पहले तो हमारी हाइपो में जाएगी, पहले तो हमारी हम कम लेंगे, फिर हम कम लेने के बाद फिर हमारी बढ़ जाएगी, फिर बढ़ने के बाद क्या होगा, बढ़ने के बाद ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो आ जाएगी, ज़ीरो कंडीशन की, एपनिया की कंडीशन, बिल्कुल हम रेस्पिरेशन आएगी नहीं, एपनिया मतलब बिल्कुल ए आ गया ना, मतलब बिल्कुल ख़त्म, आएगी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद क्या आएगा, ब्रीदिंग आएगी, तो कम से स्टार्ट होगी, यहाँ कम से फिर स्टार्ट होगी 300 500, फिर 500 पे नॉर्मल होती है, फिर नॉर्मल होने के बाद फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, और फिर इंक्रीज़ होने के बाद फिर 0 आ जाएगी, फिर डिक्रीज़ होकर फिर वैसे ही वही कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन दोबारा चालू हो जाएगी ये वाली। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि ग्राफ से समझते हैं हम कि मान लो ये 0 कंडीशन है, यहाँ पे भी इंक्रीज़, यहाँ से डिक्रीज़ से इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ से इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा 0 से क्या होगी, बढ़े थोड़ी थोड़ी, मतलब हाइपो में जाएगी कम, क्योंकि 500 ml नॉर्मल होती है, तो उससे कम जाएगी, 500 से नॉर्मल हम एयर लेंगे, 300 लेंगे, दोनों तरफ 300, फिर 500 दोनों तरफ 500 आ रही है, फिर हम 700, 500 नॉर्मल है, फिर हमारी फिर बढ़ जाएगी, यहाँ कम हो रही है, यहाँ फिर बढ़ रही है, यहाँ बढ़ गई, फिर से बिल्कुल डेड लाइन कुछ भी नहीं आएगा, 0 की कंडीशन आ जाएगी, फिर थोड़ी थोड़ी हमारी इंक्रीज़ होने लगेगी, ये हाइपो है, ठीक है। तो हमें कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ग्रेजुअल हाइपर एपनिया होगा, ग्रेजुअली हाइपो एपनिया, हाइपर और हाइपो। हाइपर मतलब एकदम से बढ़ने लगेगी, और यहाँ पे एकदम से बढ़ गई, फिर बिल्कुल ही कम होगी, फिर यहाँ पे फिर कम होती गई, हाइपो में चली गई, फिर हाइपर में चली गई, फिर एपनिया में चली गई। तो ऐसे हाइपर कम होएगी, ज़्यादा होएगी, और बिल्कुल ही 0 पे चली जाएगी, ठीक है। ऐसे कंडीशन ग्रेजुअली चेंज होएगी, ये तीनों कंडीशन एक साथ देखने को मिलेगी। रेगुलर एपनिया देखने को मिलेगा, अगर एक बार कम हो रही है, टाइडल वॉल्यूम हम कम ले रहे हैं, तो दूसरी बार हाइपर हो जाएगी, ज़्यादा लेंगे 500 से ज़्यादा, तो तीसरी बार हमारा एपनिया मिलेगा, फिर कम होएगी, कम लेंगे टाइडल वॉल्यूम, फिर ज़्यादा लेंगे, और फिर तीसरी बार फिर वही, फिर कम लेंगे, फिर ज़्यादा लेंगे, फिर तीसरी बार वही। तो रेगुलर देखने को मिलेगा एपनिया, ठीक है। हमारा एपनिया की कंडीशन रेगुलर देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि एक बार कम हुई, ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, फिर ज़्यादा हुई, फिर एपनिया देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सीन, किस किस कंडीशन में सीन होता है, आईसीपी इंक्रीज़ की कंडीशन में, ड्रग ओवर यूज़ की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है क्या, ये चिन स्टॉक रेस्पिरेशन, ठीक है। चिन स्टॉक रेस्पिरेशन को के अंदर हम अब पढ़ते हैं क्या क्या कंडीशन आती है। तो डेप्थ इंक्रीज़ होएगी और रेट डिक्रीज़ होएगा, हम लंबी लंबी ऐसे सांस लेंगे। तो दो वर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, डेप्थ इंक्रीज़, थोड़ी थोड़ी से इंक्रीज़ हो रही है, हम कभी थोड़ी ले रहे हैं, कभी ज़्यादा ले रहे हैं, तो डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है, और फिर रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। रेट यानी कि हम जो हमें नॉर्मल लेनी चाहिए ना, उससे हम कम ले रहे हैं,
बिल्कुल आराम आराम से ले रहे हैं। एक तो जल्दी जल्दी ऐसे लंबे 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 सांस ले और जल्दी जल्दी ले, लेकिन इसके अंदर क्या है, लंबे लंबे तो ले रहे हैं लेकिन आराम आराम से सांस ले रहे हैं। 20 ब्रीदिंग एक टाइम में कंप्लीट भी नहीं हो पा रही हैं, यानी कि 20 जो नॉर्मल होता है 12 से 20 वो नहीं हो पा रहा है। या तो ज़्यादा तेज़ तेज़ ले रहे हैं, जल्दी जल्दी ले रहे हैं, या फिर कम, तो इसमें कम होता है। ठीक है, फिर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं इसको हम। ठीक है, अब आता है बायोट्स रेस्पिरेशन या फिर क्लस्टर रेस्पिरेशन। बायोट्स रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी टाइडल वॉल्यूम है ना वो मोर देन 500 ml ही रहेगी। जो हमारी डीप रेस्पिरेशन रहेगी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब डीप रेस्पिरेशन रहेगी, लंबी सांस लेंगे तभी तो हम ज़्यादा एयर को अंदर खींच पाएंगे। तो लंबी सांस लेंगे तो टाइडल वॉल्यूम मोर देन 500 ml ही रहेगी बायोट रेस्पिरेशन में। पता नहीं यार, आज तो हो ही क्या रहा है, बार बार वीडियो बंद हो जा रही है अपने आप। तो सबसे पहले आता है बायोट्स रेस्पिरेशन। अब देखते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम तो हमारी क्या रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी। हमारी डीप रेस्पिरेशन जब लंबी सांस लेंगे तभी तो हम एयर को ज़्यादा इंसर्ट करेंगे, तो यानी कि टाइडल वॉल्यूम मोर देन 500 ml ही रहेगी। और चिन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में हम क्या देखते थे, एपनिया रेगुलर आ रहा था, पहले हाइपो हो रहा था, फिर हाइपर जा रहा था, फिर क्या जा रहा था, एपनिया की कंडीशन जा रही थी। ठीक है, तो चिन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एपनिया इरेगुलर आएगा। कभी मतलब टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा ही रहेगी, हमेशा हर बार 500 ml से ज़्यादा ही रहेगी, पर क्या आएगा, एपनिया बीच बीच में कभी कभी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इसका चार्ट देखते हैं इधर, जैसे इधर इसका चार्ट है, इस चार्ट में क्या है कि वही हमने चार्ट बना रखा है, 500 ml 700 ml 500 ml 700 ml 0। यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ 500 से ज़्यादा ही रहेगी हमेशा, 700, इधर भी 700 500 से ज़्यादा रहेगी। पर बीच में इधर एक बार आया, फिर एपनी आ गया, फिर 3 बार ज़्यादा ही रही, फिर एपनी आया। तो यानी कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो तो ज़्यादा ही रहेगी, और एपनिया भी जो क्या है इरेगुलर देखने को मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन। और ये ज़्यादा सीन होती है किसके अंदर, जिसमें मेडुला ओब्लेंगेटा जो होता है उसमें इंजरी हो जाए उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है वीजिंग। वीजिंग क्या होता है, वीजिंग एक साउंड है, जब हम है ना मतलब सांस लेते हैं तो हमारे ट्रैकिया में, यानी जो भी हमारा पाथवे है जहाँ पे हम सांस अंदर जाती है, उस पाथवे में हमारे किसी में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी हो, जैसे कि हाई पिच, जब हम सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, हाई पिच साउंड आती है जब सांस लेते हैं। मेनली एक्सपिरेशन पे आते हैं जब हम। अब एक लास्ट पॉइंट आता है, हाउ टू चेक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम भी ऐसे चेक करेंगे, तो किसी भी पर्सन के जो पेट है, पेट के ऊपर कोई भी पेन रख दो और उसको चेक करो, 30 सेकंड तक देखो, मतलब 1 मिनट तक देखो, 12 से 20 बार मतलब वो पेन ऊपर नीचे हुआ या नहीं है वो चेक करना होता है। तो अगर किसी में हमें पता है कि रेगुलर आ रही है, मेरे को पता है कि मेरे अंदर रेगुलर है, तो हम 30 सेकंड चेक करेंगे रेस्पिरेशन को और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, और इरेगुलर अगर किसी पेशेंट में आ रही है तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे, उसमें हमें 60 सेकंड यानी कि पूरी 1 मिनट के लिए, क्योंकि पर